हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, जो कि हमारा +2 सेकेंड ईयर CHSC ओडिशा का पेपर है। लास्ट क्लास के अंदर ऑलरेडी हम स्टार्ट किए थे फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। हम दो एडजस्टमेंट ऑलरेडी पढ़े थे। पहला एडजस्टमेंट था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और सेकेंड एडजस्टमेंट था प्रीपेड एक्सपेंस, राइट। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और तीसरा एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, also called as unearned income। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर चैनल में नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। यूनिट 1 का जो कंप्लीट वीडियोस है वो यूट्यूब के अंदर अवेलेबल होगा। यूनिट 2, 3 और 4 का सारा वीडियोस, नोट्स और सब कुछ जो है वो ऐप के अंदर अवेलेबल होगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। डिस्क्रिप्शन से जरूर से ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां पे यूनिट 2, 3 और 4 हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? तो देखना स्टार्ट करते हैं। अब टॉपिक एक्सपेंस का कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ रहे हैं टॉपिक रिलेटेड टू इनकम, राइट। जैसे पहले हम पढ़ रहे थे टॉपिक रिलेटेड टू एक्सपेंस, अब हम पढ़ रहे हैं टॉपिक रिलेटेड टू इनकम। याद होगा लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जो भी चीज बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता है उसका एक ही ट्रीटमेंट होता है, और जो भी चीज ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है उसका डबल ट्रीटमेंट होगा। क्लियर है? देखना, समटाइम ट्रेडर रिसीव सर्टेन अमाउंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। पैसा तो हमको मिल जाता है करेंट ईयर में, बट इट इज रिलेटेड टू द फ्यूचर पीरियड। बेसिकली एडवांस में पैसा मिल गया है, मनी रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। Such income, though actually received and therefore recorded as not yet earned, such income should be credited to the PL account of the year in which these are earned। ऑब्वियस सा बात है, भले इस साल हमको पैसा मिल गया है, लेकिन इस साल के पीएल में उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस साल का इनकम थोड़ी है, वो तो कब का इनकम है, नेक्स्ट ईयर का इनकम है। तो वो कहाँ आना चाहिए? नेक्स्ट ईयर के पीएल अकाउंट में आना चाहिए। क्लियर है? तो अभी के लिए क्या, हम अभी के लिए हमारे लिए क्या है? इट इज अ लाइबिलिटी, क्योंकि एडवांस में पैसा मिल गया है। इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। क्लियर है? देखना, तो एंट्री का लॉजिक समझेंगे। एग्जाम्पल देता हूं एक। सोच लो मुझे रेंट मिलता है, ठीक है। इस बार इनकम का बात कर रहे हैं, एक्सपेंस का नहीं, ठीक है। सपोज मुझे रेंट मिलता है, तो 12 महीना का तो रेंट मिला, 12 महीना का तो रेंट मिला, साथ ही साथ एक महीना का रेंट जो है मुझे एडवांस में मिल गया है। नेक्स्ट ईयर का रेंट अभी से मुझे एडवांस में मिल गया है, ठीक है। तो मैं क्या एंट्री करूंगा? रेंट मिलने से मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट 13 है ना। 12 महीना प्लस 1 मंथ, 13 महीना का रेंट मिला। एंट्री किया कैश टू रेंट रिसीव 13 मंथ्स, ठीक है। अब ये जो एक महीना का रेंट है, ये मिला तो इस साल है, लेकिन इस साल का इनकम थोड़ी है, वो तो आने वाले सालों का इनकम है, ठीक है। तो रेंट रिसीव जो मैं 13 मंथ्स का क्रेडिट कर दिया हूं, रियलिटी में रेंट सिर्फ 12 महीना का करेंट ईयर का है। तो मैं रेंट रिसीव को कम कर दूंगा 1 से, ₹1 रेंट रिसीव कम करूंगा, मतलब 1 मंथ का रेंट को कम कर दूंगा। और ये मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी है, ठीक है। एडवांस में पैसा मिल गया, इसको रेंट रिसीव इन एडवांस या अनअर्न्ड रेंट लिख सकते हैं। तो अनअर्न्ड रेंट हमारे लिए लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्लियर? तो एंट्री क्या होगा? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस का रेंट रिसीव अकाउंट डेबिटेड टू अनअर्न्ड रेंट अकाउंट। क्लियर है? वही एंट्री है, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव इन एडवांस, आल्सो कॉल्ड एज अनअर्न्ड रेंट अकाउंट। क्लियर है? तो रेंट इनकम है, इनकम कम हो रहा है, इनकम कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है? क्योंकि हम रेंट लिख दिए 13 मंथ्स का करेंट ईयर में। करेंट ईयर में मैं 13 मंथ्स का रेंट लिख दिया हूं, लेकिन 13 मंथ्स का करेंट ईयर का थोड़ी है, करेंट ईयर का सिर्फ 12 मंथ्स है, एक तो आने वाले साल का है। तो रेंट को मैं कम कर रहा हूं, कम करूंगा तो रेंट इनकम है, कम होगा तो डेबिट। और अनअर्न इनकम, अनअर्न रेंट हमारे लिए लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्लियर है? अब क्या क्या ट्रीटमेंट होगा इसका देखते हैं फाइनल अकाउंट्स बनाते समय, ठीक है। सबसे कॉमन ये ट्रायल बैलेंस के कहां रहता है? आउटसाइड द
ट्रायल बैलेंस। ठीक है, कहां पे रहेगा? नॉर्मली इट विल अपीयर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो उसका क्या क्या ट्रीटमेंट होगा देखना। पहला, इनकम कम हो रहा है, इसीलिए तो इनकम डेबिट हो रहा है। तो इनकम कम हो रहा है मतलब डिडक्टेड फ्रॉम इनकम। इनकम से कम करेंगे, इनकम को कम करेंगे। इनकम कहाँ रहेगा? पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगा। ठीक है, तो पीएल अकाउंट में जो इनकम होगा वो कम हो जाएगा। और दूसरा, हमारे लिए लाइबिलिटी है ये, तो सेकेंड ट्रीटमेंट होगा शोन एज अ लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट। क्लियर है? अच्छे से लिख लेना, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, इनसाइड ट्रायल बैलेंस। ट्रीटमेंट को अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो इनकम से माइनस होगा पीएल अकाउंट के अंदर, और दूसरा लाइबिलिटी है तो आएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। क्लियर है? अगर बाई चांस ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता है, बाई चांस ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता है तो क्या होगा देखना, इनसाइड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, बाई चांस अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता है तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है इसका मतलब जर्नल एंट्री ऑलरेडी हो चुका है, और अगर जर्नल एंट्री ऑलरेडी हो चुका है तो उसका मतलब है कि इनकम जो है ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है ना? इनकम ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है, तो हमको इनकम को रिड्यूस करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे, शोन एज अ लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट। ठीक है, तो एक ट्रीटमेंट होगा, वो एक ट्रीटमेंट क्या होगा, शोन एज अ लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। क्लियर है? तो दो केस हो गया। एक हो गया अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो दो ट्रीटमेंट होगा। पहला, डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम इन द पीएल अकाउंट। सेकेंड, शोन एज अ लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। क्लियर है? और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक ही ट्रीटमेंट होगा, शोन एज अ लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। क्लियर है ये? नाउ देखते एक छोटा सा क्वेश्चन। फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन टेकन फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर सुधीर एज ऑन 31 मार्च 25। एप्रेंटाइज प्रीमियम, ये क्या होता है? इनडायरेक्ट इनकम होता है। कहां पे आएगा? पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कमीशन, ये भी इनकम है, क्रेडिट बैलेंस है मतलब इनकम है। कौन सा इनकम है? वही इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, तो देखना इसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, एक हो गया पीएल अकाउंट और दूसरा हो गया बैलेंस शीट। ठीक है, देखना सबसे पहला एप्रेंटाइज प्रीमियम। एप्रेंटाइज प्रीमियम हमारे लिए क्या है? इनकम है। इनकम है तो कहाँ आएगा? पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट कमीशन। कमीशन भी हमारे लिए इनकम है, तो कमीशन भी कहाँ पे आएगा? कमीशन भी आएगा क्रेडिट साइड में। क्लियर है? नाउ एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। अप्रेंटाइज प्रीमियम रिसीव फॉर 25-26, अभी कौन सा साल चल रहा है? साल चल रहा है 24-25 चल रहा है, मतलब नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम मिल गया है। कितना रुपया? 400 रुपए। तो ये क्या है? एडवांस में पैसा मिल गया है ना? अप्रेंटाइज प्रीमियम रिसीव इन एडवांस है, तो यहां से माइनस होगा अनअर्न्ड अप्रेंटाइज प्रीमियम, यहां से माइनस हो जाएगा। ये कितना बचेगा? 1600। और यहाँ पे आएगा लाइबिलिटी साइड में। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा? बैलेंस शीट में आएगा लाइबिलिटी साइड में अनअर्न्ड अप्रेंटाइज प्रीमियम। राइट? दूसरा, कमीशन हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस 1000, 1000 रुपया कमीशन भी एडवांस में मिला है, तो माइनस होगा अनअर्न्ड कमीशन, 1000 रुपये माइनस होगा, तो ये बचा 4000। ठीक है, और सेकेंड ट्रीटमेंट होगा अनअर्न्ड कमीशन, 1000 रुपए कहां पे आएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। क्लियर है? तो दो ट्रीटमेंट क्या हो गया देख सकते हो। एक हो गया इनकम से लेस होगा, पहला ट्रीटमेंट हो गया इनकम से लेस होगा इन द पीएल अकाउंट। सेकेंड ट्रीटमेंट क्या होगा? शोन एज अ लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक
अनअर्न्ड इनकम ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्लियर है? अब उसी का नेक्स्ट ऑपोजिट हम पढ़ेंगे एक्रूड इनकम। इसका मतलब है वो इनकम जो कि कमाई तो हो चुका है, इनकम इज अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। तो यू कैन सी इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ द अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम में क्या हो रहा है, पैसा कमाई नहीं हुआ है, पैसा मिलना नहीं चाहिए था, एडवांस में पैसा मिल गया है, राइट। इसमें क्या हो रहा है, पैसा कमाई हो चुका है, पैसा मिल जाना चाहिए था लेकिन अब तक मिला नहीं है। ऐसे इनकम को बोलेंगे एक्रूड इनकम। क्लियर है? बिल्कुल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जैसा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या हुआ था, एक्सपेंस हो चुका है लेकिन हम पैसा दिए नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे इनकम हो चुका है लेकिन पैसा मिला नहीं है। क्लियर है? देखना, देयर मे बी सर्टेन इनकम व्हिच हैव बीन अर्न्ड, जो कमाई तो हो चुका है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, नॉट येट रिसीव्ड। Income like interest on investments, rent, commission, etc. normally earned by the merchant during a particular accounting year, but not received during that period. तो हम पैसा कमाई तो कर चुके हैं, पैसा कमाई तो हो चुका है लेकिन अब तक मिला नहीं है, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा फाइनल अकाउंट्स बनाते समय। क्लियर है? हमारे बिजनेस के लिए क्या है, इट इज एन एसेट फॉर द बिजनेस, क्योंकि फ्यूचर में पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा मतलब क्या है, इट इज एन एसेट, राइट। अब देखना, एंट्री का लॉजिक समझ में आएगा तो ही अकाउंटिंग इजी लगेगा। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मुझे रेंट मिलता है 1,000 रुपए पर मंथ। ठीक है? तो पहला 11 महीना का रेंट मिला मुझे, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, 11 महीना का रेंट जब मिलेगा तो आई विल डू द एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, है ना। मैं क्या एंट्री करूंगा, कैश टू रेंट रिसीव्ड 11,000, राइट। अब जो एक महीना का रेंट है वो भी मिल जाना चाहिए था, द इनकम इज अर्न्ड, पैसा मिल जाना चाहिए था लेकिन अब तक मिला नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, अक्रूड रेंट, जो कि हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एसेट है। तो अगर कोई चीज हमारे लिए एसेट होगा तो वो डेबिट होगा, राइट। और पैसा मिल जाना चाहिए था, मिला नहीं है, मतलब इनकम तो है ही, इसी साल का इनकम है और इसी साल हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। कोई चीज इनकम है तो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। क्लियर? तो एंट्री क्या होगा, एक्रूड का, एक्रूड रेंट टू रेंट, राइट। तो एंट्री क्या होगा, अक्रूड इनकम टू इनकम। क्लियर है? अब क्या ट्रीटमेंट होगा देखना एट द टाइम ऑफ फाइनल अकाउंट्स। सबसे पहला, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो हमेशा लिख लेना, मीनिंग लिख लेना, जर्नल एंट्री लिख लेना और ट्रीटमेंट, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, इनसाइड ट्रायल बैलेंस, ट्रीटमेंट लिख लेना। ठीक है? आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, पहला इनकम बढ़ेगा, इनकम ऐड होगा क्योंकि इनकम इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए तो इनकम क्रेडिट हुआ, तो एडेड टू इनकम, इनकम में क्या होगा, ऐड होगा इन पीएल अकाउंट। ठीक है? पीएल अकाउंट में जो इनकम होगा उसमें ऐड हो जाएगा। और दूसरा, अक्रूड रेंट हमारे लिए क्या है, एसेट है, शोन एज एन एसेट इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में दिखाएंगे एज एन एसेट। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो क्या होगा देखना। तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है इसका मतलब जर्नल एंट्री ऑलरेडी हो चुका है, और अगर जर्नल एंट्री ऑलरेडी हो चुका है मतलब इनकम ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है, हमको इनकम को और इंक्रीज करने का जरूरत नहीं है, इनकम ऑलरेडी इंक्रीज हो गया जर्नल से, हमको सिर्फ दिखाएंगे एसेट में। shown as an asset in बैलेंस शीट। क्लियर है? तुम्हारे बुक में तो इनसाइड ट्रायल बैलेंस का दिया ही नहीं है नोट्स, खाली आउटसाइड ट्रायल बैलेंस बता दिया है। ठीक है? बट मैं दोनों बता रहा हूं, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस होगा तो क्या होगा और इनसाइड ट्रायल बैलेंस होगा तो क्या होगा। क्लियर है? तो आउटसाइड में हमेशा दो ट्रीटमेंट होता है, इनसाइड में हमेशा एक ही ट्रीटमेंट होगा। फिक्स है ये बात, हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर वाला आइटम का डबल ट्रीटमेंट होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर वाले आइटम का हमेशा एक ही ट्रीटमेंट होगा। क्लियर है? तो आउटसाइड ट्रायल बैलेंस क्या होगा,
इनकम में ऐड होगा, अक्रूड इनकम बैलेंस शीट में दिखाएंगे एसेट साइड में, राइट। और ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो सिर्फ कहाँ आएगा, शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट। एंट्री क्या होता है, एंट्री होता है अक्रूड रेंट टू रेंट, मतलब अक्रूड इनकम टू इनकम। क्लियर है? देखना, following balances have been taken from the books of Mr. Strong for the year ended 31st March 25। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन दिया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स इनकम है, रेंट रिसीव्ड इनकम है, तो इनकम है तो कहाँ आएगा, पीएल अकाउंट में आएगा। तो एक बना देता हूं पीएल, दूसरा बैलेंस शीट, ठीक है। देखना, सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000 रुपए, ठीक है, कहां पे आएगा, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव भी कहां आएगा, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इज इट क्लियर? तो एक हो गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स और दूसरा हो गया रेंट रिसीव्ड। क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 400 हैज बीन ड्यू बट नॉट येट रिसीव। तो 400 रुपए का इंटरेस्ट ड्यू तो हो चुका है लेकिन अब तक मिला नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अक्रूड इंटरेस्ट क्या होगा, पहला अभी लिखा है, देखना, पहला ट्रीटमेंट क्या होगा, इनकम में ऐड होगा, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट। ठीक है, तो एक तो ऐड करेंगे, ठीक है, पहला होगा ऐड करेंगे अक्रूड इंटरेस्ट 400, तो ये हो गया 2400। ठीक है, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में अक्रूड इंटरेस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट रेंट रिसीव्ड 1000 रुपया था, क्या बोला है, द रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इज 150 पर मंथ, मतलब कितना है, साल भर का रेंट कितना, 120 इंटू 12, साल भर का रेंट है 1800, साल भर का रेंट कितना है 1800, मिला कितना, सिर्फ 1000, 1800 रेंट है, मिला सिर्फ 1000, मतलब 800 क्या है, 800 एक्रूड है, तो एक्रूड रेंट क्या होगा, ऐड होगा, अक्रूड रेंट यहाँ पे ऐड होगा 800, तो टोटल हो गया 1800। क्लियर? और दूसरा बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड में अक्रूड रेंट 800। क्लियर है? तो ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ अक्रूड इनकम। देखेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज अबाउट क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक तो यूजुअली यू विल सी कि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर ही रहेगा, और क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो उसका डबल ट्रीटमेंट होगा। क्या एंट्री होता है, एंट्री होता है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? देखना, तो क्या क्या ट्रीटमेंट होगा क्लोजिंग स्टॉक का, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो 99% क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा। ठीक है, देखना, पहला क्रेडिट साइड में आएगा ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, हम पढ़े हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए एसेट है, कोई चीज अगर एसेट है तो कहाँ आएगा, शोन एज एन एसेट इन बैलेंस शीट। क्लियर है? तो यूजुअली यू विल सी कि द क्लोजिंग स्टॉक इज अपीयरिंग आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस और उसका डबल ट्रीटमेंट होगा। पहला ट्रीटमेंट है, हम पढ़े ऑलरेडी, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड में, और दूसरा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए एसेट है, फ्यूचर में उसको बेचेंगे पैसा मिलेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक इज एन एसेट, और एसेट है तो बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड में। क्लियर है ये? अगर बाई चांस क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है, इफ द क्लोजिंग स्टॉक इज अपियरिंग इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, ठीक है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर दिया गया है बाय परचेज, परचेज के द्वारा एडजस्ट कर दिया गया है। हम पढ़े एडजस्टेड परचेज पढ़े थे, याद होगा तो एंट्री क्या हुआ होगा, एंट्री हुआ होगा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड
टू परचेज, ठीक है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है मतलब डेट इज अ केस ऑफ एडजस्टेड परचेज। हम ऑलरेडी पढ़े थे एडजस्टेड परचेज 2-3 वीडियो पहले, अगर नहीं पढ़े हो तो अच्छे से वीडियो देख लेना, एडजस्टेड परचेज कवर किया गया था, ठीक है। तो एडजस्टेड परचेज अगर है तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा, और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है क्लोजिंग स्टॉक तो उसका एक ही ट्रीटमेंट होगा, और वो ट्रीटमेंट क्या होगा, शोन एज एन एसेट इन बैलेंस शीट। क्लियर है। तो ध्यान रखना, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है, 99% क्वेश्चन के अंदर यही होगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा, डबल ट्रीटमेंट होगा, पहला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लियर। अगर बाई चांस कोई 1% क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, तब क्लोजिंग स्टॉक का एक ही ट्रीटमेंट होगा, और वो एक ट्रीटमेंट क्या होगा, शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट। क्लियर है। देखना, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर रोहित फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। क्या क्या दिया देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, और यहां नीचे दिया है क्लोजिंग स्टॉक। तो हम बनाएंगे, एक हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, ऑलरेडी बनाए थे पिछले क्लासेस में, बनाना सीखे थे ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। देखना, सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक 5400 कहां पे आएगा, एक बार आएगा, कहां पर, ट्रेडिंग अकाउंट में 5400, ठीक है। नेक्स्ट परचेज, परचेज कहां आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, टू परचेज 12,000। क्लियर। नेक्स्ट सेल्स 20,000, अगेन ट्रेडिंग अकाउंट, बाय सेल्स 20,000। क्लियर है। अब एडजस्टमेंट देखना, एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 3,500, कहां दिया है, ट्रायल बैलेंस के बाहर, मतलब डबल ट्रीटमेंट होगा, एक ट्रेडिंग में, दूसरा बैलेंस शीट में। तो एक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लियर है। इसको बैलेंस कर देंगे तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। देखना, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम चाहें तो, यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, देखना टोटल होगा 23,500, 23,500, उसमें से गया 17,400, तो कितना बचेगा, 123 से 17 गया 6,100, तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा 6,100। क्लियर है। तो यू कैन सी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर था, और क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर था इसीलिए उसका डबल ट्रीटमेंट हुआ, पहला हो गया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा हो गया बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लियर है। हमको बोला है अल्सो पास द एडजस्टिंग एंट्री, एंट्री भी करके दिखाओ बोला है क्लोजिंग स्टॉक का। एंट्री हमको ऑलरेडी पता है क्या एंट्री होता है, एंट्री होगा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 3,500 टू ट्रेडिंग अकाउंट 3,500, दिस इज द जर्नल एंट्री। क्लियर है। तो इस एंट्री के वजह से ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्यों लिखते हैं, बिकॉज ऑफ दिस जर्नल एंट्री। क्लियर है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तुमको हमेशा ट्रायल बैलेंस के अंदर ही मिलेगा, हमेशा ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो कोई चिंता का बात नहीं है, इट विल ऑलवेज अपीयर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। बस एक दिक्कत हो सकता है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कम लिखा हुआ हो, ठीक है। देखो हमेशा कहां रहेगा, 100% हर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक ही ट्रीटमेंट होगा, और वो ट्रीटमेंट हमको पता है कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, राइट।
तो क्लियर है, ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा, उसमें कभी भी ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा ही नहीं, ठीक है, हमेशा ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा। और क्योंकि हमेशा ट्रायल बैलेंस के अंदर है, एक ही ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ओपनिंग स्टॉक को सप्रेस किया गया है, मतलब जानबूझकर हम ओपनिंग स्टॉक कम लिखे हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हमको ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या एंट्री होगा देखना, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट होगा, एसेट है डेबिट होगा। और अगर ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ाएंगे तो देखो बैलेंस शीट में अगर स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है, एसेट साइड में स्टॉक बढ़ेगा तो लायबिलिटी साइड में भी कुछ बढ़ना चाहिए, क्या बढ़ाएंगे? कैपिटल, ठीक है। तो एंट्री क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक अगर सप्रेस किया गया है तो हम ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाएंगे, बढ़ाने का एंट्री क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक टू कैपिटल। क्लियर है। तो एंट्री क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक टू कैपिटल। तो इसका जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे होंगे, ओपनिंग स्टॉक में ऐड करेंगे, एडेड टू ओपनिंग स्टॉक, और दूसरा एडेड टू कैपिटल। समझ में आ रहा है? तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1000 रुपया कम लिखा हूं ओपनिंग स्टॉक, तो मैं क्या करूंगा? ओपनिंग स्टॉक में 1000 रुपया बढ़ाऊंगा और बैलेंस शीट में कैपिटल में 1000 रुपए बढ़ाएंगे। क्लियर है। तो दोनों साइड में सेम ट्रीटमेंट होगा, एक ओपनिंग स्टॉक में बढ़ेगा 1000, दूसरा कैपिटल में बढ़ेगा 1000। राइट। सप्रेस का मतलब होता है जितना उसका वैल्यू है उससे कम लिखे हैं, तो उसको बढ़ाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा और बैलेंस शीट में कैपिटल बढ़ेगा। क्लियर है। एंट्री क्या होता है? एंट्री होता है ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। देखना एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। राम वैल्यू हिज स्टॉक एट 20% बिलो द कॉस्ट, जितना कॉस्ट है उसका 20% कम में वैल्यू किया था, ठीक है। While preparing the final account, it was decided to show it at the original cost. हम डिसाइड किए कि उसका जो सही वैल्यू है उसमें दिखाएंगे। ओपनिंग स्टॉक है 40,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट एक हो गया और दूसरा हो गया बैलेंस शीट। पहले जो वैल्यू है लिख लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक 10,000 40,000, तो मैं लिख लेता हूं ओपनिंग स्टॉक 40,000 और दूसरा कैपिटल 60,000, तो बैलेंस शीट में हम लिखेंगे कैपिटल 60,000। क्लियर है। अब 20% कम वैल्यू लिखा गया है तो 20% बढ़ाना पड़ेगा। देखना 20% कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। लेट द ओरिजिनल कॉस्ट इज x। सपोज ओरिजिनल कॉस्ट x था, ठीक है। तो कितना वैल्यू कम किया गया है, कितना सप्रेस किया गया है? 0.2x, x का 20% मतलब 0.2x, तो अभी वैल्यू बचेगा कितना? वैल्यू बचेगा 0.8x, है ना। अगर x को 20% कम करेंगे तो कितना बचेगा? 0.8x बचेगा, ठीक है। और बचा कितना? ओपनिंग स्टॉक दिया है 40,000, दैट मीन्स 0.8x इज इक्वल टू 40,000। 40,000 तो कम होने के बाद का वैल्यू है ना, 40,000 ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है। 40,000 क्या है? 20% कम होने के बाद बचा हुआ वैल्यू, ठीक है। तो बचा हुआ वैल्यू 40,000, तो 0.8x बचा हुआ वैल्यू है। 0.8x इज इक्वल टू 40,000, x इज इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाय 0.8, मतलब x का वैल्यू कितना है? 50,000। राइट। तो कितना रुपए कम कर दिया गया है? 50,000 का 20%, मतलब 10,000 रुपया वैल्यू कम हुआ है। तो 10,000 रुपया यहाँ पे ऐड होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 50,000 और 10,000 यहाँ पर भी ऐड होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 70,000। क्लियर है। एंट्री भी बोला है तो वी कैन डू द एंट्री एज वेल। एंट्री जो होगा वो होगा ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000। तो दिस इज द एडजस्टिंग एंट्री। एंट्री क्या होगा? एडजस्टमेंट एंट्री होगा ओपनिंग स्टॉक टू कैपिटल 10,000 10,000, ठीक है। 10,000 ऐड हो गया ओपनिंग स्टॉक में, 40 प्लस 10 ओरिजिनल कॉस्ट आ गया 50,000, और 10,000 ऐड हो गया कैपिटल में 60 प्लस 10
द वैल्यू इज 70,000। क्लियर है? तो ये पढ़े हम लोग कुछ और एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, राइट। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़े? स्टार्ट किए थे अनअर्न्ड इनकम, आल्सो कॉल्ड एज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, फिर हम पढ़े अक्रूड इनकम, फिर हम पढ़े ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एंड लास्ट में पढ़े ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू अगर सप्रेस किया गया है, कम किया गया है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। क्लियर है? तो अभी और बहुत सारे एडजस्टमेंट्स बचे हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे, सारे एडजस्टमेंट्स को पढ़ के कंप्लीट करेंगे। आज का वीडियो के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।